दोस्तों, उर्दू की लिसानी तश्कील के सिलसिले की ये चौथी वीडियो है। इससे पहले भी 3 वीडियो बनाई जा चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, ये इसके आगे की कड़ी है। अगर आप महसूस करें कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने संस्कृत के बारे में पढ़ा था, फिर प्राकृत के बारे में पढ़ा था। तो हमने देखा था कि प्राकृत की अव्वलीन शक्लें जो थी वो उनमें पाली जो थी वो पहली थी, और उसके बाद अशोक के कुतुबों की जो ज़बान थी वो पाली, और अशोक के कुतुबों की ज़बान प्राकृत की अव्वलीन शक्लें थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरी प्राकृत के बारे में, जिसका इस्तेमाल संस्कृत नाटकों में ख़ास तौर पर निचले तबके के किरदार के लिए होता था। आज हम पढ़ेंगे प्राकृत इलाकाई एतबार से। तो पहली जो प्राकृत है वो शूरसेनी प्राकृत है। ये दरअसल शूरसेन के इलाके की ज़बान है जिसका मरकज़ मथुरा था। ये इलाका कदीम हिंद आर्याई दौर में मध्य देश कहलाया था। संस्कृत से बहुत ज़्यादा करीब है। कौन सी? ये शूरसेनी प्राकृत जो है वो संस्कृत से बहुत ज़्यादा करीब है और लिसानी एतबार से संस्कृत से गहरे तौर पर मुतासिर है। दूसरी प्राकृत जो है वो है मागधी प्राकृत। मागधी प्राकृत दरअसल मगध एक इलाका है जुनूबी बिहार का। ये उस इलाके की ज़बान थी कदीम, और ये जो इलाका है ये कदीम हिंद आर्याई दौर में यहाँ पे प्राचीन बोली का था जो तहजीबी मरकज़ से काफ़ी दूर था। इसलिए ये जो मागधी प्राकृत है ये गैर महज़्ज़िब बोली है, और यहाँ रा की आवाज़ लोग लाम से बदल देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर राजा को ये लोग कहते हैं लाजा। और संस्कृत की 3 सफ़ेरी जो आवाज़ें हैं, यानी जो सीटी की तरह निकलती हैं, जैसे सा शा सा की आवाज़, सिर्फ ये तीनों की जगह ये लोग मतलब ये मागधी प्राकृत में सिर्फ शा का इस्तेमाल होता है। और ये जो मागधी प्राकृत है इसका इस्तेमाल भी संस्कृत ड्रामों में निचले तबके के किरदार के लिए होता था। तीसरी प्राकृत इलाकाई तौर एतबार से अर्ध मागधी प्राकृत है। इसका इलाका जो है वो शूरसेनी और मागधी प्राकृत के दरमियान का इलाका है। मोटे तौर पर बिहार और इलाहाबाद का इलाका जैन मज़हब की इब्तिदाई अदबी और इब्तिदाई तसानीफ़ इसी ज़बान में, कौन सी ज़बान में? अर्ध मागधी प्राकृत ज़बान में। वक्त के शाही घरानों की ज़बान थी ये। रा और ला दोनों की आवाज़ें मौजूद हैं, सिर्फ सा और शा की जगह सा की आवाज़ इस्तेमाल होती है, यानी इन दोनों की जगह इस आवाज़ का इस्तेमाल होता है। और ये जो अर्धमागधी प्राकृत जो ये ज़बान है ये तरक्की याफ्ता और महज़्ज़िब ज़बान थी। चौथी प्राकृत है महाराष्ट्रीय प्राकृत। अदबी प्राकृतों में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता थी। कवायद नवेसियों ने इसे मिसाली प्राकृत कहा है, और इसका इस्तेमाल महाराष्ट्रीय प्राकृत का इस्तेमाल ज़्यादातर अदबी तसानीफ़ और मौसीकी में हुआ है। उसके बाद 5वीं जो है इलाकाई एतबार से वो है पेशाची प्राकृत। ये कश्मीर और पंजाब में बोली जाती थी। इसमें अदबी तसानीफ़ का फुकदान है, मतलब इसमें ज़्यादातर अदबी तसानीफ़ नहीं मिलती है, और ये गैर खालिस हिंद आर्याई ज़बान थी। और इस ज़बान पर ईरानी ज़बान के बाज़ असरात मिलते हैं, यानी ईरानी ज़बान के असरात इस पेशाची प्राकृत पर नफूस कर गए थे। देखते हैं तीसरी प्राकृत। अदबी प्राकृतों के बाद अपभ्रंश का इर्तिका अमल में आता है। अपभ्रंश यानी करप्ट ज़बान, भ्रंश यानी करप्ट ज़बान। तो इसका जो दौर है वो 500 से 1000 सने ईस्वी है, और ये वस्ती हिंद आर्याई का आखिरी दौर था। अपभ्रंश यानी बिगड़ी हुई ज़बान। तो अपभ्रंश का सबसे पहले इस्तेमाल जिन्होंने किया उनका नाम चंड था। उन्होंने प्राकृत लक्षणम लिखा और उसमें इसका जिक्र किया, और उसके बाद रुद्रट इन्होंने संस्कृत और प्राकृत के साथ
अब्रंज ज़बान की तौज़ीह यानी तौज़ीह की। और हेमचंद्र ने किताब लिखी शब्द अनुवाशन, जिसमें क्या नाम है, इसके अब्रंज के कवायद वगैरह का जिक्र किया गया। बाज़ माहिरीन लिसानियात के नज़दीक अब्रंज तीसरी प्राकृत है। होता क्या है, जैसे हमने इससे पहले की वीडियोस में देखा कि जब संस्कृत आला तबके के लोगों की ज़बान हो गई तो आम लोगों की बोलचाल से ये दूर हो गई और इल्म अदब की ज़बान बन गई, जिससे क्या हुआ कि आम लोगों का उससे रिश्ता टूट गया और प्राकृत वजूद में आई। इसी तरह जब प्राकृत भी अदबी हो गई तो उससे आम बोलचाल, आम लोगों का रिश्ता उस ज़बान से टूट गया और लोगों के बीच में जो किसी और ज़बान की पैदाइश हुई। तो इसीलिए जब कोई भी ज़बान अदबी हो जाती है तो आम लोगों से उसका रिश्ता टूट जाता है। अब देखते हैं अब्रंज। तो बाकायदा ज़बान की हैसियत अब्रंज को 6ठी सदी यानी सन 1000 में इसको हैसियत हासिल हुई। सन 1000 में इसका इर्तिका रुक गया और बोलचाल की ज़बान की हैसियत से ये पंजाब से राजस्थान और राजस्थान से बंगाल तक फैली हुई थी। 10वीं सदी के इख्तिताम तक पूरे शुमाली हिंदुस्तान में, जो नॉर्थ इंडिया है, उसमें मगरिब ता मशरिक यानी वेस्ट टू ईस्ट इसका फैलाव था। मार्कंडे कवायद नवेस हैं, इन्होंने इसकी 3 किस्में बयान की हैं अब्रंज की, एक जूनागर, उपनागर और ब्राछट। बेशतर बहुत सारे आलिमों ने इसकी 5 किस्में बयान की हैं। अब देखते हैं अब्रंज की और अलग अलग किस्में। तो पहली जो है वो शूरसेनी अब्रंज है। शूरसेनी अब्रंज जो है वो शूरसेनी प्राकृत से निकली हुई है। वही इलाका इसका भी है जो शूरसेन का था, शूरसेनी प्राकृत का था, यानी जिसका मरकज़ मथुरा था। और शूरसेनी अब्रंज से पैदा हुई खड़ी बोली, राजस्थानी, गुजराती और पंजाबी। खड़ी बोली का ताल्लुक मगरिबी हिंदी से है, जिसमें हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली हैं, जो खड़ी बोली से पैदा हुई है। तो शूरसेनी अब्रंज से, शूरसेनी प्राकृत से पैदा हुई शूरसेनी अब्रंज और शूरसेनी अब्रंज से पैदा हुई खड़ी बोली, और खड़ी बोली जिसे मगरिबी हिंदी भी कहते हैं, और खड़ी बोली से पैदा हुई हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ कुछ करेक्शन करते हैं। शूरसेनी प्राकृत से पैदा हुई शूरसेनी अब्रंज और शूरसेनी अब्रंज से पैदा हुई मगरिबी हिंदी, जिसमें खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली है। यानी खड़ी बोली से ये हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली नहीं पैदा हुई, बल्कि खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली एक तरह से कह सकते हैं आपस में 5 बहनें हैं, और इन 5 बहनों की पैदाइश शूरसेनी अब्रंज से हुई, और शूरसेनी अब्रंज की पैदाइश शूरसेनी प्राकृत से हुई। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम और आगे की अब्रंज देखेंगे और इसे और आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है इसमें कुछ करेक्ट करना है तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय देके इसको करेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।